Hello and welcome you all in the class of Digital Control System. And this is Gaurav. And today we'll be focusing upon the stability concept and we will be looking after the jury criteria. Okay. So this particular concept is basically dealing with the digital control system. और जैसा कि आपने कंटिन्यूअस डोमेन में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपने पिछले सेमेस्टर में, तो आज हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जूरी स्टेबिलिटी को देखेंगे। बट स्टेबिलिटी मोर और लेस हमको एक बेसिक फंडामेंटल स्टेबिलिटी का मालूम होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होती क्या है, स्टेबल सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं सिस्टम में, स्टेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन होती है, क्या क्या तरीके होते हैं स्टेबिलिटी की डिफिनीशंस के, और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक मोड्स क्या होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, और इनका क्या रोल है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के इक्विलिब्रियम पॉइंट को लुक आफ्टर करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हमारी स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। हम अभी आपको इसको डिजिटल सिस्टम से कोरिलेट करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक। तो देखिए होता क्या है कि सपोज करिए अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, सपोज करिए अगर हमने किसी पर्टिकुलर सिस्टम में हमने क्या किया, किसी तरीके का स्मॉल डिस्टरबेंस दिया, ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर हमने किसी पर्टिकुलर सिस्टम में स्मॉल डिस्टरबेंस दिया और अगर उस डिस्टरबेंस के बाद सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेता है, तब तो हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल है। बट अगर डिस्टरबेंस के बाद सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव नहीं कर पाता है, तब हम ये कहते हैं सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। इसका अगर एक एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सिंपल पेंडुलम में ये चीज आपको बहुत अच्छे से नजर आ जाएगी कि सिंपल पेंडुलम में क्या है। सपोज करिए हमारा सिंपल पेंडुलम क्या है, इस तरीके से हमारा क्या इंक्लाइंड है, ठीक। हमने क्या किया, इसको सडन डिस्टरबेंस दिया, तो सडन डिस्टरबेंस जैसे हमने दिया तो जो सिंपल पेंडुलम की लोकेशन है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इस डिस्टरबेंस के कारण क्या होगा, धीरे धीरे सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशंस होंगे और ऑसिलेशंस के कुछ देर बाद, कुछ टाइम इंटरवल, फाइनाइट टाइम इंटरवल, ये ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगे और सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में हमने क्या किया, नॉर्मल सा डिस्टरबेंस दिया, एक्चुएटिंग सिग्नल दिया, और जब एक्चुएटिंग सिग्नल हमने हटा दिया तब भी सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जा रहा है। बट कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, ऐसे सिस्टम आपको मिलेंगे जहां पे अगर आपने हल्का सा सिस्टम में डिस्टरबेंस दिया तो सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो आप सिस्टम नहीं अचीव कर पाएगा। तो देखिए इसका एक एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा इन्वर्टेड सिंपल पेंडुलम। इसका एग्जांपल क्या होगा, इन्वर्टेड सिंपल पेंडुलम। अब इन्वर्टेड सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसी तरीके से हमने यहाँ पे अब की बार पेंडुलम में क्या किया, इंक्लिनेशन इस तरीके से किया है और हम मान लेते हैं इस हमारा जो भी सिंपल पेंडुलम का जो ये टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ है। अब ये क्या है, इसकी सपोज करिए ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या फिर आप कह सकते हो ऐसी पोजीशन जो इनडेफिनेटली आपकी, जब अगर आपने कहीं पर्टिकुलर बिना किसी फोर्स के इस पर्टिकुलर पोजीशन अगर अचीव कर रखी हुई है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को उससे कोरिलेट कर सकते हैं। बट अभी इन्वर्टेड सिंपल पेंडुलम में देखना है कि अगर हमने इसमें हल्का सा डिस्टरबेंस दिया, तो अगर हमने इसमें हल्का सा भी डिस्टरबेंस दिया तो हम ये देखेंगे कि अब सिस्टम में कोई भी तरीके का ऑसिलेशन नहीं होगा और सिस्टम का ये जो आपका अपर टर्मिनल है ये सिस्टम में किसी तरीके से बिल्कुल इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चला जाएगा और ये कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन जो इसकी थी, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उसको अचीव नहीं कर पा रहा है। तो अब ऐसे सिस्टम क्या होंगे, ऐसे सिस्टम हो जाएंगे अनस्टेबल, ठीक है। और ये जो सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। अब इसको जरा हम डिफाइन करते हैं हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं। तो देखिए जो भी लीनियर सिस्टम होंगे, तो लीनियर सिस्टम में क्या होगा, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जो रिस्पॉन्स होता है लीनियर सिस्टम का, ठीक, जो रिस्पॉन्स होगा लीनियर सिस्टम का, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि दिस इज द समेशन, दिस इज द टोटल रिस्पॉन्स इज द समेशन ऑफ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स,
अब समझते हैं कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या है और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या है। ठीक, देखो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जब सिस्टम में सारी इनिशियल कंडीशंस क्या हो, जीरो। जब सिस्टम में सारी इनिशियल कंडीशंस क्या हो, जीरो। हम ऐसे रिस्पॉन्स को कह सकते हैं कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ड्यू टू ओनली इनपुट एंड ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट। तो रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट। ठीक है, रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट। ठीक, बट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में क्या होगा, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वहां पे क्या होगा, रिस्पॉन्स इनिशियल कंडीशंस के कारण आएगा। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड ओनली ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ पे खाली इनिशियल कंडीशन रहेंगी, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो रिस्पॉन्स क्या होता है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। ठीक, अब अगला एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं जीरो इनपुट स्टेबिलिटी। एक टर्मिनोलॉजी होती है जीरो इनपुट स्टेबिलिटी, इसका भी आप देखोगे यूज। तो जीरो इनपुट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द स्टेबिलिटी कंडीशन ड्यू टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, zero input response which is due to the initial conditions only and all the inputs are zero. So this stability is basically dependent upon the characteristic equation. तो ये जो जीरो इनपुट स्टेबिलिटी है, जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के कारण मिल रही है, इसका डिपेंडेंसी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के ऊपर होगी। डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या है, यहां से आपको रूट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब मूविंग एड, स्टेबिलिटी कितने तरीके की होती है इसको जान लेते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी का अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो स्टेबिलिटी एक आपको लिटरेचर में मिल जाएगी जिसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। और कभी कभी बुक्स में आपको यही स्टेबिलिटी को बोला जाता है इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक, दूसरी स्टेबिलिटी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो उसको बोलेंगे मार्जिनल स्टेबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल स्टेबिलिटी। ठीक है, और कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल स्टेबिलिटी। इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल स्टेबिलिटी। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है जिसको बोलते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, और इस स्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। अब ब्रीफ में इन तीनों को एक एक बार समझते हैं कि एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, मार्जिनल स्टेबिलिटी क्या होती है, और बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। अब एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के मेरी एक एक वर्डिंग को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, आपको बस समझा रहा हूँ। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी जब कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है, ठीक है, और वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो इनडेफिनिट टाइम इंटरवल के लिए है, और उस समय आपने कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम प्रॉपरली चैनलाइज्ड है और स्टेबल सिस्टम है। बट क्या होता है कि जब किसी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में हम जीरो स्टेट रिस्पांस को इक्विलिब्रियम स्टेट रिस्पांस बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको ये चेक करना है कि अगर हमने ऐसे सिस्टम में कोई छोटा सा डिस्टरबेंस दिया, ठीक है, हमने कोई छोटा सा डिस्टरबेंस दिया,
तो क्या जो जीरो इनिशियल स्टेट है क्या वो नॉन जीरो स्टेट में कन्वर्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशियल कंडीशंस? और अगर इनिशियल कंडीशंस के कारण ये हो रही है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जीरो इनपुट स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के ऊपर, और यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करते हैं, ये सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक मोड्स डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के बारे में जानना है तो हम ये पढ़ेंगे जीरो इनपुट स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, जीरो इनपुट स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इनिशियल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? इनिशियल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई एलटीआई सिस्टम है, कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और अगर हमने इसको कुछ स्मॉल डिस्टरबेंस दिया, हमने कुछ इसको स्मॉल डिस्टरबेंस दिया, या फिर आप कह सकते हो हमने यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशंस इसमें ऑटोमेटिकली बिल्डअप हैं जो कि इसकी जीरो स्टेट या जीरो इनिशियल स्टेट को चेंज कर दे रही है नॉन जीरो स्टेट में, क्योंकि कंडीशन सिस्टम में पहले से ही है। तो क्या होता है कि ये जो एलटीआई सिस्टम है, ये एलटीआई सिस्टम जनरेट करेगा कुछ इंटरनल मोड्स, ठीक है, और ये इंटरनल मोड्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। उसके बाद एनालिसिस करते समय हमें ये चेक करना है कि लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 जो इसकी मोड्स आ रहे हैं, क्या ये मोड्स किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल टी के बाद, ठीक है, या डेफिनेट टाइम इंटरवल टी के बाद, जो कि सपोज करते हैं कि टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या ये जो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस हैं, क्या ये जीरो इनपुट में या जीरो पॉइंट पे आ पा रही हैं या नहीं, ठीक है, बैक टू जीरो हो रही हैं या नहीं, टाइम टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल कंडीशन दी, तो इनिशियल कंडीशन में क्या है, सिंपल पेंडुलम का इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि हमने इस हल्का सा इनिशियल डिस्टरबेंस दिया और सिस्टम क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, स्टेबल हो गया, मतलब सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लिया। तो जब सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर रहा है तो हम इसीलिए ये बोल रहे हैं कि सिस्टम क्या है, अपनी जीरो स्टेट को अचीव कर रहा है। तो अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मोड्स हैं, अगर इनमें से कोई भी मोड ऐसा है जो टाइम t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर अपनी जीरो स्टेट को नहीं अचीव कर पा रहा है, तब हम वो बोलेंगे कि ऐसे सिस्टम क्या होंगे, एसिम्प्टोटिक अनस्टेबल सिस्टम होंगे। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी को इंटरनल स्टेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक रूट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक मोड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को बोलते हैं मार्जिनल स्टेबिलिटी। मार्जिनल स्टेबिलिटी का भी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, ध्यान से वर्डिंग सुनिएगा। मार्जिनल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि सपोज करिए कि हमने कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम लिया, हमने उस लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो जब हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे तो जो उसकी जीरो स्टेट्स होंगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, नॉन जीरो स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो उसकी जीरो स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नॉन जीरो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जब वो नॉन जीरो स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रोल आएगा। लैम्डा 1, लैम्डा 2 जो भी होंगे रूट्स, उनसे कैरेक्टरिस्टिक मोड्स डेवलप होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक मोड्स हैं, ये सिस्टम के जो नॉन जीरो स्टेट है उसमें इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा जो कि ना बढ़ रहा होगा और ना घट रहा होगा। इसका मतलब क्या है, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक मोड के कारण the response will neither decay to zero state nor grow indefinitely। ध्यान से सुनिए, neither decay to zero state और nor go indefinitely, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जीरो स्टेट और नॉन जीरो स्टेट में ये चीज बेसिकली मार्जिनल स्टेबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, रिस्पॉन्स विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है।
तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गए, बॉर्डर लाइन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मार्जिनल स्टेबिलिटी या न्यूट्रल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग एक्सपैंड करते हैं बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी के बारे में, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखो, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी का बेसिकली फंडामेंटल क्या है कि जो टोटल रिस्पॉन्स है, जो टोटल रिस्पॉन्स है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है ये, तो हमें रिस्पॉन्स क्या लेना है, टोटल रिस्पॉन्स लेना है, मतलब हमने जीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी लेना है और जीरो स्टेट भी रिस्पॉन्स लेना है। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स दोनों को कंसिडर करेंगे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट में, ठीक है। और जब कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, अगर उसको कोई बाउंडेड इनपुट दिया जाएगा तो उसका बाउंडेड आउटपुट भी आना चाहिए। अगर बाउंडेड आउटपुट आता है तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम एक्सटर्नल स्टेबल है। अब ऐसे सिस्टम को चेक करने के लिए आप बस क्या करिएगा, अगर सपोज करिए आपको किसी सिस्टम में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मोड मिल गए, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स मिल गए, तो आप क्या करिएगा, इसका इंटीग्रल चेक कर लीजिएगा, मतलब e की पावर लैम्डा 1t dt 0 से इनफाइनाइट, अगर ये वैल्यू आपको इंटीग्रल मिल रही है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है। तो इस तरीके से रूट्स को रख रख के आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अब आप लोग के लिए होम असाइनमेंट ये, आप एक बार ये सोचिए, कुछ ऐसे एग्जांपल्स डेवलप करिए जिससे आपको ये पता चले कि कौन से सिस्टम एसिम्प्टोटिकली और बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल है, ठीक है, कौन से सिस्टम, ये चीज करिएगा। और कौन से ऐसे सिस्टम है जो एसिम्प्टोटिकली और बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट अनस्टेबल है, या फिर कोई ऐसे सिस्टम भी हैं जो मार्जिनली स्टेबल है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट अनस्टेबल है। एक एग्जांपल के तौर पर आप आज चेक करिएगा, सपोज करिए मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ लेमडा इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर लेमडा प्लस 3। अब आप ये चेक करिएगा कि ये जो जो ये पर्टिकुलर लेमडा के टर्म्स में जो इक्वेशन है, इसमें क्या सिस्टम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मोड्स इसका देखिए, रूट्स तो लैम्डा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब आप इस इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा और ये चेक करिएगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ठीक। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया इंटरनल स्टेबिलिटी का, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का और मार्जिनल स्टेबिलिटी का। इंटरनल स्टेबिलिटी में आपको बेसिकली डील करना है जीरो इनपुट स्टेबिलिटी पे, और ये चेक करना है जो जीरो स्टेट्स हैं जब किसी डिस्टर्बेंस एलटीआई सिस्टम को देते हैं, तो जो जीरो स्टेट नॉन जीरो स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो क्या किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल या टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइम इंटरवल पे क्या सिस्टम रिस्पॉन्स अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन या जीरो स्टेट पोजीशन पे पहुंच जा रहा है। अगर पहुंच जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल सिस्टम है। अब यहाँ पे फोकस देखिए, एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखिए एसिम्प्टोटिकली में हमेशा टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसीलिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बुक्स में अगर टाइम डोमेन में देखोगे तो ऐसे लिखा होगा सी ऑफ टी टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से एसिम्प्टोटिकली सिस्टम को डिफाइन किया होगा। नहीं, अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं अपने डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में इसी कॉन्सेप्ट को जब हम रिलेट करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही टिपिकल चीज आपको देखने को मिलेगी कि अब यहाँ पे सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस डोमेन में सिग्नल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए सैंपल्स लिए गए हैं, सपोज करिए अगर हमने यहाँ पे ई ऑफ के सिग्नल लिया है और ये हमारा के है, तो अलग अलग पॉइंट पे सैंपल्स की वैल्यू है, के इक्वल्स टू 0 पे 1, उसी तरीके से के इक्वल्स टू 1 पे 1.5, तो यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स नंबर सैंपल्स की वैल्यू है। बट क्या दिक्कत क्या है कि ये सिग्नल कंटिन्यूअस तो है नहीं, ये सैंपल्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब है जो सैंपल्ड सिग्नल जो प्रीवियस है उसके बाद जो अगला सैंपल्ड वैल्यू आ रही किसी पर्टिकुलर सैंपलिंग टाइम पीरियड के बाद, अब इसके बीच में क्या है, गैप है। और इस गैप का मतलब है कि जो प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू अपडेट होती है, अगर कहीं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो जो बीच का गैप है उसके अपडेशन को अगर हमने प्रॉपरली नहीं चैनलाइज किया, प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, तो हम स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इश्यूज को किस तरीके से डील करना है, कैसे हम ये चीजें देखें कि अगर इस तरीके के अप्रोक्सीमेट सिग्नल्स हैं
उनकी स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे की जाए। तो इसके लिए तमाम डिस्क्रीट डोमेन में डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में तमाम टेक्निक्स हैं। ठीक, हमारी बेसिक जो डोमेन ऑफ स्टडी है आज की, वो हम लोग बेसिकली जूरी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और जूरी स्टेबिलिटी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने तमाम स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस भी लगाए हैं, आज जो बेसिक रोल है वो जूरी स्टेबिलिटी का है। देखिए, आमतौर पर जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, कंट्रोल थ्योरी है, जूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एक तरीके की स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन की टेक्निक है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ये आप कह सकते हो कि जैसे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कंटिन्यूअस डोमेन में हम लोग यूज करते थे, उससे कोरिलेट करता है जूरी स्टेबिलिटी, बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। आप जब इसके न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो आपको बहुत सी चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बस कोरिलेट कर सकते हैं, एनालॉग मतलब बोला जा रहा है कि राउथ हर्विट्ज से कुछ कोरिलेशन है इसका, ठीक। इन दी कंटिन्यूअस डोमेन जूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, हम लोग फोकस करते हैं सिस्टम पोल्स की, कि अब कंटिन्यूअस डोमेन में हम ये बोलते थे कि सिस्टम के जो पोल्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के पोल हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे हैं। ये कंटिन्यूअस डोमेन की बात थी। बट जब भी हम लोग जूरी स्टेबिलिटी या डिस्क्रीट डोमेन में कोई भी स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, हमें हमेशा यूनिट सर्किल को फोकस करना है। तो हम हमेशा इस चीज पे फोकस करेंगे कि जो भी हमारा यूनिट सर्किल है, इस तरीके से यूनिट सर्किल जो बनाएंगे, तो जो भी हमारे पोल्स हैं वो यूनिट सर्किल के अंदर ही लाई करें, ठीक है। तो इस चीज को फोकस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल जैसे राउथ हर्विट्ज में डिटर्मिनेंट इवेल्युएशन का था, उसी तरीके से जूरी स्टेबिलिटी में भी डिटरमिनेंट इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। बट जूरी स्टेबिलिटी इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हाईएस्ट वेटेज का क्वेश्चन आएगा, और इसमें एक फोकस ये पॉइंट है कि आप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और एक बार प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए किस तरीके से ये टेबल बनती है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे एक z डोमेन में फंक्शन ले लिया f ऑफ z, ठीक है। अब इस f ऑफ z को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए कि किस तरीके से इस फंक्शन को डेवलप किया गया है, ठीक। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फोकस करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक एरे टाइप का बना लेना है, ठीक है। अब इस एरे में क्या करिएगा, आप लोग एक साइड लिख लीजिएगा रो, एक साइड लिख लीजिएगा यहाँ पे रो। उसके बाद कोफिशिएंट देखिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर अगर आप देखोगे तो z की पावर n है, और यहाँ पे z की पावर 0। तो अब आपको यहाँ फोकस क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे z की पावर 0। उसके बाद बढ़ाते जाइएगा इसको, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर, इसी तरीके से बढ़ाते चलिएगा। यहाँ पे भी इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा z की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और बीच में मान लेते हैं, कहीं पे हमने मान लिया बीच में z की पावर n माइनस k वाला टर्म आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस तरीके से आपको रो 1, रो 2, रो 3, ठीक, रो 4, रो 5, रो 6। देखिए ज्यादा लंबा नहीं है, बट अभी आपको इतना फोकस करना है। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में हम लोग का मान लेते हैं 2n माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2n माइनस 3। जरूरत पड़ेगी नहीं, बट हम लोग इसको एक बार देखे रहते हैं। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आ जाएगा ये 2n माइनस 3, उसके बाद ये आ जाएगा 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, और इस तरीके से तमाम वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यूज आ रही। सबसे पहले कोफिशिएंट लिखना सीखना है, क्योंकि कोफिशिएंट लिखना अगर हम लोग सीख गए तो हम काफी कुछ सीख जाएंगे। देखो, अब सबसे पहले देखो, z की पावर जो 0 है उसका कोफिशिएंट क्या है, a0, तो यहाँ पे लिखोगे a0। इसी तरीके से z की पावर 1 का कोफिशिएंट देखोगे तो वो क्या है, a1। इसी तरीके से यहाँ a2 आ जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, an माइनस 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका an, ठीक। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद सेकेंड जो रो होगी, सेकेंड रो में बहुत चीज ध्यान रखनी है। सेकेंड रो में क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में कोफिशिएंट लिखने, जैसे
यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा उसका रिवर्स ऑर्डर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा an, ठीक, इसको एज इट इज जस्ट जो पहली रो में आपने लिखा है उसका रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ an, यहाँ पे क्या आ जाएगा an-1, ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा an-2 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका a0, ठीक। उसके बाद ये आपको दोनों रो तो फर्स्ट एंड सेकंड रो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अब कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट का कहाँ से स्टार्ट होगा, रो नंबर 3 से होगा। अब ये मैं बताऊंगा भी कैसे बी नॉट की वैल्यू निकल रही है, ठीक। तो अब यहाँ पे सपोज करिए बी नॉट लिखा है, उसके बाद बी नॉट के बाद यहाँ पे आएगा b1 और इसी तरीके से b2, ठीक, और ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक। अब ये जो आपने यहाँ वैल्यूज लिखी हुई हैं उससे एक छोड़ के यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये बस यहाँ तक जाएगा bn-1 तक। अब फोर्थ ये अभी वैल्यूज बताऊंगा कि बी नॉट b1 b2 में क्या फॉर्मूला लगाएंगे जिससे वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए। अब फोर्थ रो जो इसकी इवन नंबर वाली रो होगी, फिर से आप उसमें देखोगे कि जस्ट इसका रिवर्स आपको लिख देना है। अगर यहाँ पे bn-1 आया है तब आपको यहाँ पे फिर क्या लिख देना है bn, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है bn-1 bn-2, ठीक, और फिर से यहाँ पे आखिरी में क्या आ जाएगा बी नॉट, ठीक। तो कैलकुलेशन कहाँ पे किया आपने, इस पर्टिकुलर रो में किया। अब अगला कैलकुलेशन कहाँ पे करेंगे, इस पर्टिकुलर रो में। अगला कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा सी नॉट, ठीक है, C1 C2, ठीक। अब उससे फिर एक कम, यहाँ पे क्या होगा Cn-2 n-2, यहाँ bn-1 था क्योंकि कम दो यहाँ पे हमारे गैप हो गए तो ये n-2 हो गया, ठीक है, तो दो एलिमेंट छूट रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn-2 रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा, ठीक है, Cn-2 Cn-3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा C0। अब इसी तरीके से आप बिल्कुल लास्ट में जब पहुंचोगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज इसी तरीके से कैलकुलेट होते होते यहाँ पे आखिरी में सपोज कर लो R0 R1 और R2 बचेगी। इसी तरीके से ऊपर S3 S, यहाँ पे सपोज करो ऊपर हमने S3 बचा, S2 बचा, S1 और S0 इवन है तो इसका जस्ट अपोजिट ऊपर रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है S0, ठीक है, S1 S2 और S3 ऑड है, इसको ही कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन में हमको क्या क्या चीजों ध्यान रखना है, हमें ये वाला थर्ड नंबर वाली रो, फिफ्थ नंबर वाली रो और 2n-5 इस तरीके की रोज को कैलकुलेट करना रहेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा देखते हैं, ये एरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला रो बनाइए एज इट इज, उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में उसको लिख दीजिए, फिर थर्ड रो बनाइए, कैलकुलेशन करिए डिटर्मिनेंट्स का, बी नॉट की वैल्यू निकालिए, b1 की निकालिए, b2 की निकालिए, अरेंज कर दीजिए, फिर फोर्थ वाली रो में जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए, फिफ्थ वाली रो में फिर से डिटर्मिनेंट निकालिए, सिक्स्थ वाली रो में फिर से उसको रिवर्स कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ज्यूरी का एरे बना सकते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये एरे का जैसा भी मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया उसी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे मैंने दोबारा दिखाया हुआ है, ठीक है, कोरिलेट करिएगा। आइए आप समझते हैं ये जो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि बी नॉट की वैल्यू कैसे निकल रही है, b1 की वैल्यू कैसे निकल रही है, उसके लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले को फोकस कर लीजिएगा आसानी से आपको। देखिए सबसे पहले ये लिखा है b ऑफ k, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू क्या है 0 1 2 n-1 वेरी करना है। तो अगर आप सपोज करिए b नॉट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो b नॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे a नॉट की वैल्यू आएगी, ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा n-0 है तो हम खाली यहाँ an लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा n आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a ऑफ 0, तो यहाँ से आप बी नॉट की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आपने क्या करा बी नॉट की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखोगे फिर आपको b1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, b1 की वैल्यू निकालनी तो k की वैल्यू अब क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से बी नॉट b1 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर जब आप जब फिर आप वैल्यूज निकालोगे, सपोज करिए सी नॉट की निकालनी है आपको, तो फिर सी नॉट की वैल्यू में यहाँ पे n-k-1 हो गया क्योंकि एक पीछे से उधर से घटा है पिछली वाले से b नॉट से, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया n-k-1 लिख दिया। आप इन वैल्यूज को रखिएगा, फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा, डिटर्मिनेंट जानते ही हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस लेके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक।
बट अब जूरी स्टेबिलिटी को लगाते समय कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, उनको फोकस करना बहुत जरूरी है। क्या प्रॉपर रूल्स है उनको देख लेते हैं। जब जूरी स्टेबिलिटी का न्यूमेरिकल आएगा तो हमको क्या क्या चीजें फोकस करनी है। ठीक है, देखो सबसे डिटर्मिनेंट जो जूरी टेबल बना लेंगे आप इस तरीके से। जूरी टेबल बनाने के बाद आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहला रूल क्या है, आपको अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करिए, एफ जो ये एफ ऑफ जेड वाला फंक्शन है, एफ ऑफ जेड वाले फंक्शन में आप क्या करिए, जेड की वैल्यू क्या रख दीजिए 1। अगर जेड की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं आप और ये ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम की पहली कंडीशन फुलफिल है और सिस्टम स्टेबल हो सकता है। उसके बाद आप चेक करिए अब की बार कि यहाँ पे z की वैल्यू क्या रखिए, -1 रख दीजिए। ठीक है, और ये चेक करिए कि -1 की पावर n f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये भी कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो रही है तो ये एक हमारे पास स्ट्रेंथ बन गई कि हाँ ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है। तीसरा आप चेक करिए कि मॉड ऑफ a नॉट इज लेस देन an है या नहीं, मॉड ऑफ b नॉट इज ग्रेटर देन bn-1 है या नहीं, इसी तरीके से मॉड ऑफ c नॉट इज ग्रेटर देन cn-2 है या नहीं। और लास्ट में ये कंडीशन चेक कर लीजिए कि ये जो r नॉट की वैल्यू आ रही है और ये ग्रेटर देन r2 है या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें फोकस करना है। मतलब यहाँ पे आप देखिए बी नॉट, सी नॉट और आर नॉट, ये वो रोज हैं जो ना जिनका डिटर्मिनेंट अभी आपने निकाला है मेथड से, बी के, सी के, आर नॉट। तो ये वो एलिमेंट्स हैं कॉलम के पहले, जो जितना पहला कॉलम है उसके ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैलकुलेट किए हैं और इनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू उनके बाद वाले कोफिशिएंट्स जो आपके हैं, जैसे bn-1 के करस्पॉन्डिंग, cn-2 के करस्पॉन्डिंग। तो इन सारी चीजों को प्रॉपरली कैलकुलेट कर लीजिए। अब आइए समझते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, इसको देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, फंक्शन। आपको जूरी टेबल बनानी, आप शुरू करिए। आपने सबसे पहले इस तरीके से सारे जेड नॉट, जेड वन, जेड टू असेंडिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट्स को लिखा हमने, 0.35 सारी चीजें लिख दिया आपने इस पर्टिकुलर टेबल से देख के। सेकंड रो जस्ट उसका उल्टा कर दिया, पहली रो का जस्ट उल्टा कर दिया। ये वैल्यू आपने निकाल ली डिटरमिनेंट वी के वाले फॉर्मूले से। फिर उसका क्या हुआ, उस पूरी पूरी वैल्यूज को क्या किया आपने, ये सारी वैल्यूज निकाली, इसका जस्ट उसका अपोजिट कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फिर आपने सी के वाले फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल ली, इन सारी वैल्यूज को, फिर आपने उसका रिवर्स ऑर्डर लगा दिया। फिर लास्ट वाले में आपने आर नॉट वाली इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इस तरीके से जूरी टेबल आपने बना ली। अब क्या होगा, कंडीशन चेक करना है। पहली कंडीशन क्या चेक करनी रहेगी, पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि एफ ऑफ 1 को चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। तो जब हमने एफ ऑफ जेड में जेड की वैल्यू 1 रखी तो हमने देखा ये वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन 0 आ रही। फिर हमने क्या किया, जेड की वैल्यू -1 रखी और इसको -1 की पावर 5 से, क्योंकि -1 की पावर n था तो इसको मल्टीप्लाई किया और चेक किया कि अभी भी क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम में दिक्कत करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सिस्टम में दिक्कत करेगा। फिर अब कंडीशन जो बाकी 3 से लेकर 6 कंडीशन थी उनको भी हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं, जो कि हमको बताएंगे फर्स्ट कॉलम की में क्या क्या हो रहा है, जैसे बी नॉट, सी नॉट क्या आ रहा है, आर नॉट क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी से हमने क्विकली उनको चेक कर लिया। हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कंडीशन को चेक कर लिया और देखा क्या ये वायलेट हो रही है या नहीं। तो हम ये देखेंगे कि कंडीशन 2, कंडीशन 5 और कंडीशन 6, ये 3 ऐसी कंडीशन है जो कि वायलेट हो रही है। इसका मतलब इन 3 कंडीशन के कारण जो भी पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, उसके कुछ ना कुछ ऐसे रूट्स होंगे जो कि यूनिट सर्किल के बाहर होंगे। और जब वो यूनिट सर्किल के बाहर होंगे तो हम ये चीज किस तरीके से एनालाइज करेंगे, हम यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को इस तरीके से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या किया, एफ ऑफ जेड माइनस जेड माइनस 0.7, 0.5, जेड प्लस 0.5, जेड प्लस 0.8, इन वैल्यूज को प्रॉपरली किया एनालाइज। और बाकी हमने इसमें ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी को ये चेक कर लिया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन के कारण सिस्टम में जो भी हमारे रूट्स हैं वो क्या है कि सिस्टम में अनस्टेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, सारी कंडीशंस चेक कर लीजिएगा वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि हमें जब हम कंडीशन 2, 5 और 6 को देखते हैं कि वायलेट होती है तो पॉलिनोमियल की जो रूट्स हैं उनको अगर हम लोग एक्सपैंड करके देखते हैं कि यूनिट सर्किल में कौन से ऐसे रूट्स हैं, तो हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को अगर फ्रैक्टर फॉर्म में अरेंज कर लें, जैसे कि एफ जेड आपकी नजर में आ रहा होगा तो आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि 2.5 एक ऐसा रूट है जो कि यूनिट सर्किल के बाहर लाई कर रहा है और यही प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम में।
और सिस्टम को इनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। अब ये इनस्टेबिलिटी को आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक रूट है और इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो डिस्टरबेंस के कारण जीरो स्टेट से नॉन जीरो स्टेट में चेंज हो गई, बट टाइम टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ऐसा हो सकता है कि ये अपनी जीरो स्टेट पे दोबारा वापस ना आए। तो जूरी स्टेबिलिटी के ऊपर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, ये रूल्स सारे जो ये पॉइंट्स हैं 1 2 5 1 2 3 4 5, इन रूल्स को बहुत अच्छे से आपको देखना है, टेबल को बनाना है, बहुत ध्यान से इन सारे रूल्स को देखिए, इस न्यूमेरिकल को लीजिए, खुद से वैल्यूज कैलकुलेट करिए, जूरी टेबल को बनाइए। और आमतौर पर जूरी टेबल आप देखिए, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं, कभी कभी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कभी कभी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में बस कमेंट ये कर देते हैं सिस्टम स्टेबल है या नहीं, यस और नो में। बट रिलेटिव स्टेबिलिटी में हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि कितना क्लोजनेस ऑफ स्टेबिलिटी है, कितना क्लोजनेस ऑफ स्टेबिलिटी सिस्टम में है, ठीक है। और रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने बहुत सी चीजें पढ़ी रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस करते समय, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों ने फेज मार्जिन, गेन मार्जिन निकालना सीखा था। और यही यही अगर यही चीज हम लोग जब टाइम डोमेन में देखते थे, तो टाइम डोमेन में, कॉन्टिन्यूस डोमेन में, तो हम ये देखते थे कि जे ओमेगा एक्सिस के पास जो रिलेटिव स्टेबिलिटी को एनालिसिस करते थे, तो हम ये देखते थे कि जो जे ओमेगा एक्सिस है उससे कितना पास हमारे रूट्स हैं, और उन्हीं रूट्स को हम लोग देखिए वहां पे बेसिकली फंडामेंटल डोमिनेंट पोल्स का पढ़ते थे। और अगर डिस्क्रीट डोमेन में बात करेंगे, तो डिस्क्रीट डोमेन यही सारी एनालिसिस को हम लोग यूनिट सर्किल के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट डोमेन में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड प्लेन, ठीक है, जे ओमेगा, ये सारी बातें आपको नहीं करनी, ये आपको खाली यूनिट सर्किल के अंदर ही एनालिसिस करनी है। आपके दिमाग में तो वो सारी चीजें हो, बट आप उसको कोरिलेट कर दीजिए जेड ट्रांसफॉर्म के यूनिट सर्किल के करस्पॉन्डिंग, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के करस्पॉन्डिंग। तो ये जूरी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और कोई न्यूमेरिकल हो आप इसको कमेंट बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इवन तो अगर आपको लगता है कि कोई कहीं डाउट है, तो एक ईमेल आईडी मैं आपको दे दे रहा हूँ, classgoeducation@gmail.com, आप उस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं स्नैपशॉट लेके। और कहीं भी आपको जूरी टेबल बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप स्नैपशॉट दीजिए, मैं जूरी टेबल आपको बना के भेज दूंगा। बहुत ही आसान है, और ये जो 5 से 6 रूल है